से पहला अध्याय लखनऊ का दिल हजरतगंज। लखनऊ की एक शानदार सुबह, समय 6:30। लखनऊ जो अपनी तहजीब और नजाकत के कारण जाना जाता है, इसे नवाबों का शहर यूं ही तो नहीं कहते। यहाँ की हिंदी में भी लखनवी अंदाज झलकता है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ये शब्द सुनते ही चेहरे पर एक मीठी मुस्कान अनायास आ जाती है। फिलहाल कहानी शुरू करते हैं। लखनऊ का दिल कहे जाने वाला हजरतगंज शहर के बीच में बसा है। वहीं एक लड़की तेजी से चली जा रही है। उसे देखकर ऐसे लग रहा है वो बहुत जल्दी में है। उसके चेहरे पर उसके बाल बार बार आ रहे हैं, जिन्हें वो जल्दी से पीछे कर देती है। बाल हवा की वजह से वापस आ जाते हैं तो वो उन्हें जूड़े में लपेट देती है और वापस चलने लगती है। अचानक से एक हवा का झोंका आता है और उसके बाल वापस बिखर जाते हैं, लेकिन इस बार उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी दूर पर एक बेकरी की दुकान में अंदर जाकर वहाँ काम कर रहे छोटे लड़के से पूछती है, रहीम चाचा कहाँ है? लड़का कुछ बोलता, उससे पहले से ही अंदर से आते एक आदमी की आवाज आती है, हम यहाँ है बेटिया। ये शायद दुकान के मालिक रहीम चाचा की आवाज थी। वो काउंटर पर आते हैं, उनके हाथ में एक डब्बा है जिसमें चॉकलेट केक है। लड़की, क्या चाचा, हमने आपसे कहा था कि आप इसे जल्दी तैयार कर दीजिएगा। माँ को रखा केक बिल्कुल नहीं पसंद, पर आपने देर कर दी। हम सुबह से 3 बार आ चुके हैं, अब तक तो माँ उठ भी गई होगी। आपकी वजह से हमारा सरप्राइज पूरी तरह खराब हो जाएगा। रहीम चाचा, ना ही होगा बिटिया, अगर तुम हमका डांटने के बजाय घर जल्दी जाओ तो। वैसे भाभी तुमका ढूंढ चुकी होगी हर जगह। जाओ जल्दी बेटा, लाइए इसे हमें चाचा। रहीम चाचा के हाथ से वो पैकेट लेकर वो जल्दी से घर की तरफ भागती है। घर पहुंचकर वो पहले अपने छोटे भाई को उठाती है, फिर दोनों टेबल पर केक तैयार करते हैं और अपनी माँ रिधिमा के पास किचन की तरफ आते हैं। रिधिमा जी किचन में नाश्ता बना रही थी। उनके कदमों की आहट सुनकर उठ गए दोनों। चलो मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, मुझे स्कूल भी तो जाना है। थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आता तो वो दोबारा उन्हें बुलाती है, अनाहिता, रुद्राक्ष, आप सुन रहे हैं? हाँ, तो आप समझ गए होंगे, सुबह से परेशान सी ये मिस्ट्री गर्ल अनाहिता ही थी। अपने नाम की तरह बेहद खूबसूरत, उम्र 22 साल, हीरे से तराशी गई बड़ी बड़ी नीली आंखें और उसमें हमेशा एक सूनापन रहता है। दूध सी गोरी स्किन, लंबे काले बाल जो अक्सर उसे बहुत परेशान करते हैं। अनाहिता बेहद सुलझी हुई, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाने वाली लड़की है। हाँ, अनाहिता इतनी सोशल नहीं है, उसकी दुनिया बस कुछ लोगों तक ही सीमित है। हजरतगंज की गली दुकानों के अधिकतर लोग उसे जानते थे, जानते भी क्यों ना, वो थी ही ऐसी कि अगर वो हंस दे तो रोता इंसान भी उसकी मुस्कान में खो जाए। ये अलग बात है, उसे किसी ने कभी हंसते नहीं देखा था। और दूसरा, वो शहीद सूर्य प्रताप रघुवंशी की बेटी थी जो हजरतगंज की शान थे। एक बात बता दूं अनाहिता के बारे में, उसे एक चीज से सख्त नफरत थी, वो थी फौजियों से। हाँ, पर वो पापा को बेहद प्यार करती थी। अनाहिता और रुद्राक्ष अचानक से रिधिमा के सामने आ जाते हैं, जिससे वो चौंक जाती है। दोनों साथ में, हैप्पी मदर्स डे माँ, ये आपके लिए। रुद्राक्ष रिधिमा जी के हाथों में एक बॉक्स पकड़ाते हुए, माँ ये आपके लिए, मेरी और दीदी की तरफ से। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहना माँ, क्योंकि आप बहुत स्पेशल हो हमारे लिए। रिधिमा गिफ्ट को लेकर पास की कुर्सी पर रखने वाली ही थी तो रुद्राक्ष उन्हें ये खोलने को कहता है। रिधिमा गिफ्ट खोलती है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उसमें एक साड़ी होती है। रिधिमा दोनों के गालों को प्यार से छूती है, जो उन्हीं का चेहरा देख रहे हैं। तो कितने दिनों की पॉकेट मनी गई आप लोगों की इसमें? अनाहिता, माँ आप वो छोड़ो, आप ये बताइए कि ये है कैसे? रिधिमा जी, बहुत प्यारी है, आप दोनों जैसे, कहते हुए रुद्राक्ष के बालों पर हाथ फेरती है। रुद्राक्ष, ओ माँ, आप सेंटी होकर बाल बिगाड़ देते हो, यू नो ना, नाउ आई एम बिग बॉय। अनाहिता, हाँ माँ, रुद्र अब बड़े हो गए हैं। इतना कहकर वो रुद्राक्ष को गुदगुदी करने लगती है। रुद्राक्ष, प्लीज दी बस करो ना, प्लीज, मैं हंसते हंसते पागल हो जाऊंगा। वो देखो केक मेल्ट हो रहा है, मुझे खाने दीजिए, फिर मुझे स्कूल भी जाना है। रिधिमा जी दोनों को ब्रेकफास्ट करा के उन्हें भेजकर खुद भी स्कूल जाने को रेडी होती है। जाने से पहले रिधिमा जी अपने पति की फोटो के पास आकर, देखा आपने, आपके बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अनाहिता तो बिल्कुल आप जैसी है, उतनी ही सुलझी, खुद में ही रहती है। हाँ, रुद्र उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। कभी कभी डर लगता है कि हमने उन्हें अच्छी परवरिश दी है या नहीं। सच कह रहे हैं, आपकी कमी बहुत खलती है दोनों को, और मुझे दुख ना हो इसलिए दिखाते नहीं। कहते कहते रिधिमा जी की आंखों से आंसू नीचे गिरने लगते हैं। शायद इस बार पल के आंसुओं का बोझ उठा नहीं पाई, वो वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठ जाती है। अनाहिता 10 और रुद्राक्ष 1 साल के थे। तभी सूर्य प्रताप जी आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। तब से रिधिमा जी अपने दोनों बच्चों को अकेले ही संभाल रही थी। सूर्य प्रताप जी के बाद उनके परिवार ने भी रिधिमा जी का साथ नहीं दिया। आज रुद्राक्ष 13 और अनाहिता 22 की है। रुद्राक्ष 7th में है तो अनाहिता BSc तृतीय वर्ष की छात्रा है। साथ ही वो एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब करती है। रिधिमा जी ने कड़ी मेहनत से अपने बच्चों को जो परवरिश दी है, आज उसकी झलक उन्हें साफ साफ दिखती है। रिधिमा जी खुद एक स्कूल टीचर है, बहुत सी तकलीफें थी, फिर भी वो अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। अनाहिता कॉलेज पहुंचती है, उसे गेट पर नंदिनी और मुक्ति मिल जाती है। दोनों अनाहिता की बेस्ट फ्रेंड है, उसकी जान। भले ही अनाहिता पिछले 2 सालों से कॉलेज में थी, पर ज्यादा लोगों से उसकी पहचान नहीं थी। उसका एंटी सोशल होना इसकी बहुत बड़ी वजह थी। तीनों साथ में अंदर आती हैं। मुक्ति, अनाहिता सुनो ना यार, प्लीज आज सर से बात कर लो ना हमारी लीव के लिए। यार दी की शादी में बहुत कम टाइम बचा है। नंदिनी, तू हर बार अपना काम हम लोगों से नहीं करवा सकती, तो खुद उनसे बात क्यों नहीं करती? वैसे तो दिन भर पिटर पिटर करती रहती है हमारे सामने। मुक्ति, यार अनाहिता सर की फेवरेट है, वो इसकी बात झट से मान लेंगे, हमें तो देखते ही पढ़ने की एडवाइस देने लगते हैं। अनाहिता, जब आप क्लास में पढ़ाई छोड़कर मस्ती करेंगी तो वो डांटेंगे ही। नंदिनी सही कह रही है, इस बार हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, आप अपना काम खुद कीजिए। मुक्ति, ठीक है, नहीं करेगी हेल्प आप दोनों, कोई बात नहीं, वैसे भी कौन है यहाँ हमारा, जा रहे हैं हम, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सर मना ही कर देंगे ना, दी की शादी ही तो नहीं एंजॉय कर पाएंगे, तो क्या हुआ, अगर ये हमारे बचपन का सपना है तो क्या हुआ जो हम इसके लिए मरे जा रहे हैं पिछले 2 महीने से। कहते हुए मुक्ति 4 कदम आगे चलती है। नंदिनी, अनाहिता सुनो, वैसे तो मैं नहीं कहती, पर दी की शादी की बात है, करिए सर से बात। अनाहिता, आप भी आ गई इनकी बातों में, देखना आप 5 सेकंड में वापस आ जाएंगी। अनाहिता का इतना कहना था कि मुक्ति उनके बगल में आके खड़ी हो गई। मुक्ति, प्लीज यार कर दो हमारी मदद प्लीज। अनाहिता, पहले आप वादा कीजिए कि आप आइंदा से प्रोफेसर से रिलेटेड कोई हेल्प नहीं लेंगी हमारी, ये आखिरी दफा होगा। मुक्ति, मंजूर है हमें, तुम आज ये कर दो बस। अनाहिता, चलिए। अनाहिता सर के केबिन में जाती है। अनाहिता पढ़ने में बहुत अच्छी थी, साथ ही सलीकेदार थी, तभी वो टीचर्स की पसंदीदा थी। पहले तो सर मना कर देते हैं, फिर अनाहिता के कहने पर मान जाते हैं। तीनों बाहर कैंपस में आती हैं। मुक्ति खुशी से पागल ही हो जाती है, वो दोनों को गले लगाती है और कहती है, अनाहिता आपके चरण कहाँ है, बताइए हमें। अनाहिता, वही है जहाँ होनी चाहिए। मुक्ति, आप दोनों हमारी जान है, बेस्टेस्ट फ्रेंड। बस कर मुक्ति, वो तो हम है ही। चल अब तीनों ने अपनी अपनी क्लासेस अटेंड की। दोपहर 2:30 बजे तीनों
दोनों कैफे पहुंचती हैं। अनाहिता पिछले 1 साल से इस कैफे पर जॉब करती थी। नंदिनी और मुक्ति भी वहां उसके साथ ही रहती थी। अनाहिता अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से करती थी, इसलिए कैफे का मालिक चेतन भी उससे खुशी रहता है। कैफे पहुंचकर अनाहिता ने अपनी ड्रेस पहनी और अपने काम पर लग गई। अनाहिता ज्यादा बोलती नहीं थी, बस ऑर्डर लेती थी, उसके बाद उन्हें सर्व करके बिल ले लेती थी। शाम के 5:30 बज चुके थे। अनाहिता बस जाने वाली थी, तभी कैफे पर 4 लड़कियां आए। चारों ने आधी ही कॉफी का ऑर्डर दिया और बैठ गए। अनाहिता उनके लिए कॉफी तैयार करने लगी। मुक्ति और नंदिनी बाहर आके रुक गई थी। आज नंदिनी का भाई उसे लेने आया था, तो मुक्ति और नंदिनी उससे बातें कर रही थी। अनाहिता ने कॉफी सर्व की और बिल लेने का चेतन को बोल के जाने लगी। अनाहिता अभी 2 कदम चली ही थी कि उनमें से एक ने आवाज दी, पहला, अरे कहाँ जल्दी मैडम, कॉफी खत्म होने तक रुकिए। दूसरा, वैसे भी कॉफी के साथ कुछ तीखा होना जरूरी होता है, और तुम तो पूरी की पूरी ही तीखी मिर्च हो। अपने होठों पर अपनी जीभ फैलाते हुए वो बोला। अनाहिता ने सुना तो उसका खून खौल गया। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की।